टोक्यो ओलंपिक में यूपी के 10 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। सीएम योगी ने दी बधाई। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ देगी यूपी सरकार। जनसंख्या नियंत्रण पर सियासी बवाल जारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा, मुद्दे पर गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा। आजम खान और अब्दुल्ला आजम मेदांता से सीतापुर जेल में हुए शिफ्ट। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाए गए जेल। मेदांता में चल रहा था इलाज। एनआईए ने डाला डेरा। हथियार सप्लायरों की तलाश जारी। आरएसएस नेता की हत्या में मेरठ से सप्लाई हुए थे हथियार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका। बात उत्तर प्रदेश की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर पीएम जापानी डेलीगेसी की मौजूदगी में बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम 725 करोड़ से ज्यादा की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 40 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास सी पैड के माध्यम से करेंगे। साथ ही 825 करोड़ की कुल 160 परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी करने जा रहे हैं। उसमें हर घर नल ग्रामीण पेयजल योजना का भी शिलान्यास करेंगे। बता दें कि रुद्राक्ष पर गौर करें तो ये भारत जापान मैत्री का प्रतीक माना जाता है। तो 43 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अभी भी और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। यूपी के 43 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं मिला है, जबकि 32 जिलों में इकाई के अंक में संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उस समय और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद भी एग्रेसिव ट्रेसिंग और टेस्टिंग रखी जाए। उत्तर प्रदेश में अब तक 6,10,81,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,35,959 कोविड सैंपल की जांच की गई और 59 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 149 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांवड़ संघों से संवाद कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाए। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड राज्य ने संवाद कर यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए। आवश्यकता अनुसार RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम देगी। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के ऐसे 10 खिलाड़ियों का जिक्र किया जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में विजेता खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़, जबकि टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के मैनेजमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर तरफ तारीफ ही हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने भी सीएम योगी की तारीफ की है। क्रेग केली को सीएम योगी का काम इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने पूछा कि क्या हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उधार मिल सकते हैं। सांसद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि भारत का राज्य उत्तर प्रदेश क्या किसी तरीके से अपने सीएम योगी आदित्यनाथ को हमें उधार दे सकता है, जिससे वो हमें आइवरमेक्टिन की कमी की समस्या से निकाल सके। इसकी वजह से हमारे देश में निराशाजनक हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि क्रेग केली का ये ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है।
बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि यूपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया जा रहा नया बिल इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति उनकी गंभीरता टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इसकी नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इसमें लोगों को गंभीरता कम और चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। मायावती ने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार थोड़ी सी गंभीर होती तो वह इस काम को तभी शुरू कर देती जब उनकी सरकार बनी थी। इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती तो विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे। सपा नेता आजम खान 64 दिन बाद मंगलवार को अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ लखनऊ से सीतापुर जेल पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस उन्हें लेकर जेल पहुंची और इसके बाद दोनों को उनकी बैरकों में भेज दिया गया। बता दें कि सपा सांसद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद थे। कोरोना की दूसरी लहर में जेल के बंदियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें 1 मई को आई रिपोर्ट में सपा नेता आजम खान समेत 13 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कई दिनों तक आजम खान का इलाज जेल में ही डॉक्टरों की निगरानी में किया गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने पर 9 मई को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय तक चले इलाज के बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। डॉक्टरों द्वारा उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के बाद उन्हें मंगलवार को अस्पताल से यानी आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को लखनऊ पहुंचने वाली थी, लेकिन अब उनका लखनऊ दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। प्रियंका गांधी का अब 14 की बजाय 16 जुलाई को लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की सारी कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में ही रहने वाली है। उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक इन सभी में प्रियंका गांधी की ही अहम भूमिका होगी और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे से मिशन यूपी का भी आगाज कांग्रेस करने जा रही है। तो 2 दिनों के लिए प्रियंका गांधी का दौरा टल गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 14 जुलाई को लखनऊ जाने वाली थी, लेकिन अब 14 जुलाई की बजाय 16 जुलाई को वो लखनऊ जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ जा रही है। यूपी में चुनाव की सारी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर है, चाहे हम बात करें उम्मीदवारों की चयन की या बात हो पार्टी के घोषणा पत्र की। इन सभी में प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे से कांग्रेस मिशन यूपी का आगाज करने जा रही है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये लखनऊ दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है। 16 जुलाई को प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचेंगी। पहले 14 जुलाई को लखनऊ जा रही थी, लेकिन अब उनके लखनऊ दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने जा रही हैं। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। वही बात करें कांग्रेस की तो चुनाव की सारी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के जिम्मे है। चाहे बात करें उम्मीदवारों के चयन की या बात हो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की, सभी में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका होगी और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस लखनऊ दौरे से कांग्रेस मिशन यूपी का भी आगाज करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। 2 दिनों के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ दौरा टल चुका है। अब प्रियंका 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेगी। प्रियंका के हाथों में ही यूपी में चुनाव की कमान सौंपी गई है। पहले प्रियंका गांधी आपको बता दें 14 जुलाई को पहुंचने वाली थी, लेकिन अब 16 जुलाई को प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचेंगी।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने असुद्दीन ओवैसी से मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। खबर थी कि इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी आ सकती है, लेकिन आप नेता संजय सिंह ने इससे इनकार कर दिया है। आप नेता और सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि केजरीवाल जी से ओम प्रकाश राजभर जी की मीटिंग के बारे में जो भी खबरें प्रकाशित हो रही है वो झूठी और बेबुनियाद है। ओपी राजभर जी झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी की उनसे कोई मुलाकात तय नहीं हुई है और ना ही उनसे किसी तरह का गठबंधन हो रहा है। केजरीवाल से मुलाकात पर राजभर को अब झटका लग गया है। योगी सरकार की हम दो हमारी दो वाली नीति पर सियासी घमासान जारी है। कोई इसे धर्म का एंगल दे रहा है तो कोई इसे चुनावी कदम बता रहा है, लेकिन ऐसे में दर्शकों को खुद ड्राफ्ट को समझने और फिर उसके बाद अपनी राय तय करने की जरूरत है, जिसके लिए आज हमने पूरे ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़ा और आपके लिए ये खास रिपोर्ट तैयार की है। तो देखिए खास रिपोर्ट की आखिरकार क्या है जनसंख्या नियंत्रण नीति। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या अब संकट का विषय बनने लगी है और संकट से उबरने के लिए यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया और बताया कि कैसे आबादी उत्तर प्रदेश के विकास की राह में बाधा बन गई है। आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि आखिरकार क्या है जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला। 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा। वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी लेने का पात्र नहीं होगा। 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले को मिलेगी खास सुविधाएं। सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशनल बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव वो लड़ सकेगा। वहीं नए कानून की आमद से लोगों को अपने धर्म की चिंता अब सताने लगी है, तो कुछ लोग इसे चुनावी कदम भी बता रहे हैं। चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की नीति का बिल्कुल समर्थन मैं नहीं करता। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून बनाकर नहीं, बल्कि महिलाओं को पूरी तरह शिक्षित करके ही किया जा सकता है। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा।
बहरहाल देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नियंत्रण की नीति कितना कामयाब होती है और सरकार इसका कितनी सख्ती से पालन कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मसले पर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बिल में शामिल एक बच्चे की नीति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वीएचपी का ये कहना है कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेंटिव देने की बात का विश्व हिंदू परिषद विरोध करता है। वीएचपी की ओर से कहा गया है कि 2 बच्चों वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, लेकिन 2 से कम बच्चों की नीति आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा अपनी चिट्ठी में सवाल खड़े किए गए हैं कि अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है। तो इस नियम को बदलना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने आईएसआई से जुड़े 2 लोगों को शामली से दबोचा था। इसके बाद राजधानी लखनऊ से भी 2 आतंकियों के पकड़े जाने से पश्चिमी यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी मेरठ से हथियार सप्लाई करने का मामला सामने आ चुका है। आरएसएस नेता की हत्या के मामले में भी मेरठ से हथियार सप्लाई किए गए थे। पंजाब में आरएसएस नेता रविंद्र गोसाई की हत्या के मामले में भी 2016 में मेरठ से ही हथियार सप्लाई हुए थे। इससे पहले घंटा घर पर एक होटल में अवैध हथियार खरीदने के लिए पंजाब से कई लोग आए थे। इस मामले में भी एनआईए और पंजाब पुलिस ने मेरठ से कई लोगों को हिरासत में लिया था। खालिस्तान समर्थक को हथियार सप्लाई के मामले में सदर बाजार क्षेत्र से भी एक सिख युवक को 2019 में पकड़ा गया था। उसके बाद मेरठ से एनआईए की टीम कई लोगों को उठाकर ले गई और पूछताछ भी की गई। इसके अलावा किथौड़ क्षेत्र के कई गांवों में एनआईए की टीम ने छापा मारकर कई युवकों को उठाकर पूछताछ की थी। तो बार बार मेरठ से हथियार सप्लाई करने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था। एनआईए ने आईएसआई से जुड़े 2 लोगों को शामली से दबोचा था। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी में नया खुलासा हुआ है। इस नए खुलासे के तहत जानकारी सामने आ रही है कि मिन्हाज सोशल मीडिया के जरिए भारत में अलकायदा के गुट अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा था।
ऑनलाइन ही बड़े आतंकियों ने मिन्हास का ब्रेन वॉश किया और इसके बाद 1.5 साल तक मिन्हास ने स्लीपर सेल की तरह काम किया। नौकरी जाने के बाद सक्रिय रूप से अलकायदा से मिन्हास जुड़ गया, यहां तक कि खुद मानव बम बनाने को राजी हो गया था। 3 महीने तक संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग श्रीनगर में हुई थी, जहां उन्हें पहचान छिपाकर रेकी करने, कुकर बम बनाने और मानव बम के लिए जरूरी बातों की ट्रेनिंग दी गई। वहीं मई में ही इन आतंकवादियों ने देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हल्ला बोल रही है। गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी ने भैंसा बुग्गी पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घंटा घर रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए और बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया गया। देश भर में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और अन्य वस्तुओं के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर ये विरोध किया गया है और कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कहा है कि जब तक महंगाई कम नहीं होती है तब तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 96 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमित 2 और लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज और आजमगढ़ में एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 22,700 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 96 नए लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 28 नए मरीज सीतापुर से सामने आए हैं। इसके अलावा लखनऊ में 14 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के 1,576 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,28,866 नमूनों की जांच की गई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का आज सुबह निधन हो गया। यशपाल शर्मा उस टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे जिसने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। यशपाल शर्मा के निधन के बाद खेल जगत में शोक की लहर है। यशपाल शर्मा का निधन सुबह हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ है। यशपाल की उम्र 66 वर्ष थी। यशपाल शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 1989 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि 1983 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। यशपाल शर्मा ने 1978 में वनडे डेब्यू किया था और 1985 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी विधायक वीर विक्रम सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे कह रहे हैं कि बेटे की कसम खाकर कहो कि बीजेपी को वोट दिया तभी लाइट लगवाऊंगा। दरअसल ग्रामीण द्वारा अपने यहाँ लाइट लगवाने की फरियाद करने पर मिरानपुर कटरा क्षेत्र से बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तुम अपने बेटे की कसम खाकर कहो कि तुमने बीजेपी को वोट दिया है। अपेक्षा उसी से की जाती है जिससे कुछ दिया जाए। अगर दिया हो तो तभी लाइट लगवाऊंगा। वीडियो के मुताबिक बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह हाल में संपन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र में अपने विकास कार्यों का जिक्र कर रहे थे, तभी एक ग्रामीण ने उनसे अपने यहाँ लाइट लगवाने की बात कह डाली। इस पर विधायक वीर विक्रम सिंह ने कहा, तुम गंगा की तरफ हाथ करके या अपने लड़के की कसम खाकर कहो कि तुमने हमें वोट दिया है तो हम आज ही तुम्हारे घर पर लाइट लगवा देंगे। अपेक्षा उससे की जाती है जिससे आप कुछ दो।
से बहुत मैंने आपके क्षेत्र में पर्याप्त भ्रसक समय भी दिया और पर्याप्त मैंने काम भी कराया, जबकि आपका गांव नगला ब्राहिम है। आप लोग स्वयं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस गांव में वोट बहुत कम मिले, मगर मेरे से जो हो सका मैंने हर काम करने का प्रयास किया। मुझसे जो मेरे पास जो आ गया हर तरीके की मैंने उसकी मदद की। मगर मिली लाइट होना है सर हमारे नहीं, ये बताओ वोट हमें कितने मिले जनता में? अगर तुम सुन लो, रुक जाओ मेरी बात। अगर तुम गंगा की तरफ हाथ करके कसम खा लो, बता दो हमको तुमने हमें वोट दो तो ये बताए दो। खा लो गंगा की तरफ, या अपने लड़का के सर पे हाथ रख के कसम खा लो। वोट के लिए देखो हम तो सरकारी कर्मचारी, वही तो हम तो यही तो बात है ना। देखो अपेक्षा उससे की जाती जिसे आप कुछ दो ना। तो तुम अगर तुम कसम खा लो तुम्हें लाइट दे देंगे, चलो खा लो। अरे तुम कसम खा लो अपने लड़का की, तुम्हारी कसम हमारी लाइट तुम्हारे घर पर लगवा देंगे। तो सर आज लाइट आज लगवा देंगे। अगर तुम अपने लड़का कसम खा लो कहते बधाई तुम ले फिर अब जब जा बताओ, अब बहस क्यों कर रहे? अब जा बताओ, जब तुम फरियाद उससे करो जिसे तुम कुछ दो। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।